हाँ बच्चे देखिए, आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज तक मैंने बहुत कम देखा है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन ना आया हो। इस टॉपिक में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है, पर मैक्सिमम चांस न्यूमेरिकल का ही आने का है। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली अपॉन amount of substance. Amount of substance means number of moles. किसके? Of solute. And are independent of nature of solute. देखिए, डेफिनेशन मैं हमेशा कहता हूँ कि एक टॉपिक की जान होती है। कभी इसको ये मत समझो कि एग्ज़ाम में एक नंबर लाने के लिए इस्तेमाल होती है, नहीं, फिर तो सोच ही गलत है हमारी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये कहती हैं कि वो जो डिपेंड करें अमाउंट पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। अमाउंट मीन्स केवल नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करें। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करे भाई, विच डिपेंड्स ओनली अपॉन amount of substance means number of moles of solute and are independent of nature। मतलब solute क्या है इस पे डिपेंड ना करे, solute कितना है इस बात पे डिपेंड करे। दोस्त प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ, हालांकि डेफिनेशन के अभी स्टार्टिंग में आपको समझ में दिक्कत आएगी कि इसका मतलब क्या है। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा आपको इस डेफिनेशन पे दोबारा बार बार लेके आऊंगा मैं, डोंट वरी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार तरह की होती हैं। सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमने कल ही किया टॉपिक, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, इसको रिलेटिव लोअरिंग कहते हैं। और ये किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ जी, हाँ जी, ये है। अभी आऊंगा मैं इस टॉपिक पे, दोबारा आऊंगा ए पे, अभी दोबारा आऊंगा। सेकंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एंड द फोर्थ वन इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक कॉमन एप्लीकेशन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक कॉमन एप्लीकेशन है which is determination of molecular mass of unknown non volatile solute। आप एक सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास का पता लगा सकते हैं यूजिंग दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का इस्तेमाल करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप लैब में हो, मैं आपको एक अननोन सॉल्ट दे दूं, मैं आपको नहीं बताऊं ये क्या है, मतलब मैंने आपको क्या नहीं बताया, उसका फॉर्मूला नहीं पता आपको, क्या आप बिना फॉर्मूले का किसी का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर मैं कह दूं मैंने आपको ये दिया,
तो आप मॉलिक्यूलर मास इमीडिएटली निकाल लेंगे। पर मैं आपको जो दे रहा हूं आपको पता ही नहीं वो क्या है, ये पता ही नहीं आपको क्या है, और आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के मेरे पास ले आए, तो इसका मतलब आपको ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन आती है। मतलब हम एक सॉल्ट को इस्तेमाल करके उसका मॉलिक्यूलर मास पता लगा सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास 60 है, 120 है, क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है इन चारों के थ्रू। अब मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्यों हैं और मॉलिक्यूलर मास कैसे पता लगाया जाता है। चलिए हम एक काम करते हैं, पॉइंट ए को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसी बहाने पुराना टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और टॉपिक की क्लैरिटी और बेटर हो जाएगी। पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर की गिरावट, मतलब सरल भाषा में बोलो तो, एंड दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। यहां पे सबसे पहले सवाल बनता है कि दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is a colligative property. Why? देखिए, मैं आपको आंसर देने से पहले, आंसर तो देना बात की बात होगी, आंसर तो देना बात की बात होगी, आंसर देने से पहले आपको एक जनरल चीज समझाता हूं। मान लो आपको मैं लैब में ले गया और मैंने 3 बच्चे लिए, ए, बी एंड सी। मैंने इन तीनों बच्चों को सॉल्वेंट तो सेम रखा, मान लो वाटर रखा, और इन ए में मान लो मैंने ग्लूकोज डाला सॉल्यूट, बी में मैंने सुक्रोज डाला सॉल्यूट, और सी में मैंने यूरिया डाला सॉल्यूट। मैंने ए में ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन रखा 0.1, मैंने बी में सुक्रोज का मोल फ्रैक्शन रखा 0.1, मैंने सी में यूरिया का मोल फ्रैक्शन रखा 0.1। क्या आपको नहीं लगता इन तीनों में वेपर प्रेशर की गिरावट सेम होगी? इन सभी में वेपर प्रेशर की गिरावट सेम होगी, क्योंकि वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोअरिंग क्या कहती है, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू काई सोल्यूट। और इन तीनों में क्या सेम रखा है मैंने, इन तीनों में काई सोल्यूट मैंने सेम रखा है, तो इन तीनों में पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट सेम आएगा। और अगर पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट सेम आएगा इसका मतलब इन तीनों में जो पी आएगा वो भी सेम आएगा, क्योंकि तीनों में पी नोट तो वैसे ही सेम था, ऑलरेडी सेम था पी नोट, तो पी नोट मतलब वाटर का प्योर वेपर प्रेशर। तो यानी कि वेपर प्रेशर की जो गिरावट होगी, मतलब अगर मान लो इसके अंदर वेपर प्रेशर की गिरावट 5% हुई, मान लो, मैं कह रहा हूं, मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, मान लो कह रहा हूं, तो इसके अंदर भी कितनी होगी वेपर प्रेशर की गिरावट 5%, इसके अंदर भी कितनी होगी 5%, सेम होगी, क्योंकि इन तीनों में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सेम है। हाँ, ए में नेचर क्या है, ग्लूकोज, बी में नेचर क्या है, सुक्रोज, सी में नेचर क्या है, यूरिया। तीनों में नेचर तो अलग अलग है, तीनों में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी सेम नहीं है, डिफरेंट है, पर तीनों में मोल फ्रैक्शन सेम है, इसीलिए तीनों में मोल ऑफ सॉल्यूट सेम है। मोल फ्रैक्शन सेम का मतलब क्या, याद है मोल फ्रैक्शन की एक्सपेंशन क्या होती थी? फर्स्ट केस में मोल फ्रैक्शन की एक्सपेंशन क्या होगी, 0.1 मोल ग्लूकोज 0.9 मोल वाटर, यही होगी नहीं होगी? बी में कितनी होगी एक्सपेंशन, 0.1 मोल सुक्रोज 0.9 मोल वाटर, सी में भी वही होगी। यानी कि तीनों में क्या सेम है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ये
रिलेटिव लोअरिंग किस बात पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। और किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? नेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की नेचर क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? हमने अमाउंट सेम रखा है, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के सेम है तीनों में। अब 3 क्या 10 बना लो, 10 में अमाउंट सेम रख दो, नेचर डिफरेंट ले लो, 10 के 10 में वेपर प्रेशर की गिरावट क्या आएगी? सेम आएगी। तो आप बताओ, ये सवाल समझ में आ रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज this relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute, and mole fraction of solute depends upon number of moles of solute. It means it depends upon amount of solute and is independent of nature of solute. Therefore it is a colligative property. तो आपको ये बात समझ में है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दोबारा से रिपीट करने के बाद कि क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? जो अमाउंट सोल्यूट पे डिपेंड करे, नेचर पे नहीं करे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक एप्लीकेशन और भी मैंने आपको बताई, एक कॉमन एप्लीकेशन है कि आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आप भूल गए हम कल क्या क्वेश्चन कर रहे थे? आप कल क्या क्वेश्चन कर रहे थे भूल के, मैं आपको याद दिलाता हूं। आप बताओ, हमें पी नोट पता है, वाटर का पी नोट तो पता ही होगा ना, प्योर फॉर्म का। आप उसमें 10 ग्राम सोल्यूट ले लो जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं पता, एम है। 100 ग्राम वाटर ले लो, 100 ग्राम वाटर ले लो। आप 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम सोल्यूट को डिसोल्व कर दो। अब आप पी पता लगा लो। यानी कि आपको क्या क्या पता चल गया? आपको पी नोट पहले से पता था, सोल्यूट के 10 ग्राम को 100 ग्राम में डिसोल्व करने के बाद आपने पी भी पता लगा लिया। यानी कि आना जरा इस फॉर्मूले में, पी नोट आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले पता लगाना पड़ेगा। मतलब यूरिया कह रहा हूं मैं, सोल्यूट को घोलने से पहले आपको पी नोट पता लगाना पड़ेगा कितना है। पी आप पता लगा लो, कैसे? 10 ग्राम को 100 ग्राम पानी में घोल के पता लगा लो कितना प्रेशर गिर गया। पी नोट आपको पता था, तीनों वैल्यूज आपके हाथ में थी। काई सोल्यूट का फॉर्मूला होता है सोल्यूट के मोल। सोल्यूट के मोल ऐसे होंगे, W/M डिवाइडेड बाय W/M। डिवाइडेड बाय सोल्यूट के मोल, फिर W/M प्लस वाटर के मोल। वाटर के मोल कितने हो जाएंगे? 5.555। कैसे लिख दिए इतनी जल्दी? हमें 1000 ग्राम में वाटर के मोल पता ना कितने होते हैं? 1000 ग्राम वाटर में वाटर के मोल कितने होते हैं? 55.55। तो 100 ग्राम में कितने होंगे? 5.55। आप बताओ, इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें पी नोट पी और पी नोट मालूम था, ये डब्ल्यू भी तो मालूम है। ये डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू कितना? 10 ग्राम। तो आप बताओ, इस पूरे एक्सप्रेशन में आप पुट करके क्या निकाल लोगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आप बताओ, लैब में आपको मॉलिक्यूलर मास पता लगाना हो तो आप इजीली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पता पुट करके आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट नहीं निकाल सकते? तो आपको ये क्लियर है कि हाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइन यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, हालांकि मैंने भी एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, दूसरे का नहीं किया अभी मैंने। फिलहाल जो चीज आपको आती थी उसी के थ्रू मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। कोई डाउट है तो पूछ लो। पेज हटा रहा हूं मैं, ये 1 2 3। देखिए, अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये पढ़ना पड़ेगा आपको। बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर when the vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure
यानी कि जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर एक लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर हो जाए तो उस दौरान जो उस लिक्विड का तापमान होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और 11th क्लास में आपने सीखा था कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर आप 1 atm के इक्वल करते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। कल न्यूमेरिकल में आया था ये, अगर आपको याद हो। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार के इक्वल करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर के दो तरह के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक बात और सीख लो, एक बात तो सीखे बातों बातों में कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का प्रेशर कितना होता है 1 atm। कल न्यूमेरिकल में आया था ये, कल न्यूमेरिकल में आया था ये, याद है बच्चों? यस सर। कल आया था नहीं आया था? नॉर्मल, आप बताओ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे मैं पी नोट कितना ले रहा था? 1 atm ही तो ले रहा था। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे 1 atm ही तो ले रहा था। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पे 1 बार होता है। और एक चीज और सीख लो, ये सीख लो क्योंकि मुझको एक क्वेश्चन याद आ गया जो बोर्ड में आया हुआ था, वो अभी डिस्कस करता हूँ। अभी एक मिनट वेट कर लो। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस। ये बात आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होती अगर 11th क्लास ढंग से नहीं पढ़ के आए हैं तो। व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो भी कहता है 100। 99.6 होता है, ध्यान रखना है इस बात को। चलिए एक क्वेश्चन जो कल कराया था ना, कल के क्वेश्चन में था कि 2% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट वेपर प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये लिखा था। एक बार बोर्ड ने चालाकी करी बच्चों के साथ, उसने कर दिया कि 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट वेपर प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब है इसका? अरे वो भी तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ही था। और 100 पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना लेना है? 180। हाँ, इसको इसको वाइस वर्सा भी कर लेना, इसको वाइस वर्सा भी कर लेना। मतलब अगर आपको कहा हो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 1 atm तो समझ जाना तापमान 100 है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 1 बार तो समझ जाना तापमान उस वाटर का 99.6 है। इज इट क्लियर? देखिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो इस बीकर में आपने वाटर रखा और आपने इसके अंदर थर्मामीटर रखा हुआ है। मान लो थर्मामीटर पे रीडिंग आ रही है 40 डिग्री सेल्सियस और वेपर प्रेशर है 0.4 एटमॉस्फेयर। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 40 डिग्री पे 0.4 atm होता है। फिगर्स पे इतना मैं वो नहीं कह रहा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो 0.4 एटमॉस्फेयर है और बाहर का वेपर प्रेशर 0.4 नहीं है। बाहर का वेपर प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो आप बताओ क्या ये 40 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होगा? नहीं होगा। अच्छा एक बात और पूछूं, अब आपको कितनी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लो मैंने बाहर का प्रेशर रिड्यूस करना शुरू कर दिया वैक्यूम पंप लगा के, और मैं रिड्यूस करते 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 बाहर का वेपर प्रेशर 0.4 ले आया। तो अब बताओ वाटर का वेपर प्रेशर 0.4 है और बाहर का वेपर प्रेशर भी 0.4 है। अब ये 40 डिग्री क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एक लिक्विड का डिक्रीज हो सकता है अगर बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाए। इसीलिए तो पहाड़ों पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है मेरे बच्चे। पहाड़ों पे बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं वहां पे तो 70 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चला जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत कम होता है, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा।
और यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, किसी भी लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट हो तो हमने उसको जल्दी बॉईल करना है तो क्या करते हैं, मान लो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस है, मान लो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 600 डिग्री सेल्सियस, तो जरूरी नहीं है कि आपको 600 तक हीट करना है। उसका एक आसान तरीका है, उसका एक आसान तरीका यह है कि उसको जिस फनल में डाला है उसको उसको वैक्यूम पंप से क्रिएट लिंक कर दो। वैक्यूम पंप उसको सक करेगा एयर को, अंदर का प्रेशर डिक्रीज कर देगा, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पता चला हो गया 300 डिग्री, वो 300 डिग्री पे ही बॉईल करना शुरू हो जाएगा। हम 11th क्लास में करते थे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, अगर आपको याद हो तो। उस क्लास में मुझे तो इतना याद है कि बहुत कम बच्चे थे, और पूछो तो क्यों थे कम, सर हमारे स्कूल में नहीं आ रहा। यही डायलॉग सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 डिग्री 0.4 ATM। आप एक काम करो, इसको हीट करो। हीट करने से क्या होगा, हीट करने से दो बातें होंगी। एक तो थर्मामीटर में टेम्परेचर की रीडिंग बढ़ेगी, आप सहमत हैं इससे? मान लो रीडिंग होगी 60 डिग्री, ऑब्वियस है वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ऑब्वियस है। आप और हीट करो, दो बातें होंगी। एक तो इस थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट, और वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। आप और हीट करो, लो जी, वेपर प्रेशर हो गया 100 ATM। जानते हैं थर्मामीटर पे रीडिंग क्या आएगी वाटर की? बताओ 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 दिल्ली वालों, 100 कितनी? 100 डिग्री 100 डिग्री। हाँ प्रसून, कभी किया एक्सपेरिमेंट या ऐसे ही मेरे पढ़ाने के बेसिस पे तुक्का मार रहा है? आपके पढ़ाने पे ही कि 1 ATM है तो 1 BP। वैसे भी हाँ, दिल्ली में 100 तक ही आते हैं, क्योंकि 1 ATM के आसपास ही होते हैं ना सी लेवल नहीं से। किया बेटा तूने कभी एक्सपेरिमेंट, इसलिए तू मेरे पढ़ाने के बेसिस पे तुक्का मार रहा है। ये तो है ही सर, नहीं हाँ किया। हाँ वो मैं समझ गया, वो 100 डिग्री आएगा रीडिंग। पर मेरे बच्चे, आप दिल्ली में जितने बच्चे पढ़ के इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हो, आपकी उम्मीद टूट जाएगी अगर लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करोगे, 100 डिग्री आएगा नहीं। क्योंकि 99.6 आएगा। नहीं, दिल्ली का प्रेशर 1 ATM ही नहीं है मेरे बच्चों। दिल्ली का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM नहीं है, लेस देन 1 ATM होता है, और 1 ATM होता है एट सी लेवल पे। क्या दिल्ली और सी का लेवल एक ही है मेरे बच्चों? नो सर। दिल्ली 212 मीटर ऊंचाई पर है सी से। कभी किसी रेलवे स्टेशन जाओ दिल्ली के, दिल्ली में कई रेलवे स्टेशन है, शकूर बस्ती भी है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ पर पीले रंग की पट्टी पे लिखा हुआ है समुद्र तल से 212 मीटर की ऊंचाई। इसका मतलब ये अगर सी है तो दिल्ली 212 मीटर ऊंचाई पर है, हिरी दिल्ली। इसीलिए दिल्ली 212 मीटर ऊंचाई पर है, इसीलिए दिल्ली का प्रेशर 1 ATM हो ही नहीं सकता। सी लेवल पर 1 ATM है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं सी से, प्रेशर 1 ATM से कम होता चला जाता है। आप शिमला गए, आप हिमाचल गए, रोहतांग पास गए, कश्मीर वैली में गए, कश्मीर वैली में भी एक चोटी है, बहुत हाइट पर है, बहुत हाइट पर है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, अ, गुलमार्ग। गुलमर्ग, गुलमर्ग। वहाँ पर हाँ जी, हाँ गैंडोला जी। राइड जाती है, और मैं खुद जानता हूँ, मैं जब उस हाइट पे गया था तो वहाँ मेरा सांस फूलना शुरू हो गया था। तो बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ज़्यादा हाइट पर है वो। दो लेवल है उसके, अब तो दूसरा लेवल बंद ही करके रखते हैं, पहले लेवल पे रोक देते हैं वो। तो मैं जब सेकंड लेवल पे गया था मेरा सांस खुल गया था, इतनी ऊपर हाइट थी। सोचो वहाँ पे इतना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्या वहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा। वहाँ पे आप मैगी बनाओगे ना, मैगी कच्ची रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सो है ही नहीं, सो है ही नहीं। तो सब्जियां कच्ची रह जाती हैं, आलू उबालोगे आलू कच्चा रह जाएगा उसमें, अंडा उबालोगे अंडा कच्चा रह जाएगा पानी में। तो ये सब जनरल नॉलेज की बातें हमने 11th क्लास में करी, अगर आपको याद हो तो, इसलिए थोड़ी सी मैंने आपको 11th क्लास की बातें याद दिलाई। देखिए, अब ये 1 ATM में सी लेवल मान के चल रहा हूं, राइट, दिल्ली पे सी लेवल नहीं है।
और अगर आपकी स्कूल में केमिस्ट्री लैब 4th फ्लोर पे है, कहीं है स्कूल हमारे यहाँ पर 4th फ्लोर पे है, नाम ले सकता हूं मैं उनका, और उनके स्कूल की लैब 4th फ्लोर पे है, तो सोचो 212 मीटर तो वैसी ऊंचाई पर है, और 4th फ्लोर पे केमिस्ट्री लैब है तो और ऊंचाई हो गई, तो 180 तो मतलब ही नहीं है ना वहां पे 180 होगा, तो 100 डिग्री नहीं आएगा, बच्चे लैब में करके देख लेना। चलिए आ जाओ। तो वाटर का वेपर प्रेशर 180 हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, तो 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इज इट क्लियर? मैं आगे बढ़ू बच्चे, मैंने अभी 11th क्लास की बात करी है आपसे। यस सर। अब आप इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दो। आप जानते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, जो खुद इवेपोरेट नहीं होता। आप बताओ, वाटर का वेपर प्रेशर 0.4 था, अब वाटर का वेपर प्रेशर सोल्यूट के डालने से, क्योंकि सोल्यूट कुछ जगह तो सरफेस पे भी ऑक्यूपाई करेगा, अंदर भी होगा, तो वाटर की इवेपोरेशन पहले के मुकाबले रोक देगा, तो वेपर प्रेशर हो गया 0.2। कब 0.2 कब हो गया? 40 डिग्री पे ही, 40 डिग्री पे ही। ये बात समझ में आ गई? 40 डिग्री पे वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया? क्योंकि सम ऑफ द स्पेस एट द सरफेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट विल हिंडर द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स वेपर फॉर्म एंड हेंस इट्स वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। आप बताओ, वाटर को 0.4 से लेके 1 तक हीट किया था, इसको कहां से हीट करना शुरू करना पड़ेगा? 0.2 से, 0.2 से, 0.2 से 1 तक जाना है। 0.2 से जब 1 तक जाओगे ना, थर्मामीटर पता है क्या रीडिंग देगा? 100 नहीं देगा, 100 से ज्यादा देगा। मान लो 102 डिग्री सेल्सियस रीडिंग आ गई। ये 102 डिग्री क्यों आई जानते हो? क्योंकि अब मुझको 0.2 से हीट करना था 0.2 से 180 तक, तो पहले के मुकाबले ज्यादा हीट करूंगा कम हीट करूंगा? ज्यादा हीट करूंगा बच्चे। जब हीट ज्यादा करूंगा तो वाटर का हीट कंटेंट बढ़ जाएगा, वाटर का हीट कंटेंट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है वो टेम्परेचर, जब वेपर प्रेशर 180 में आएगा वो टेम्परेचर भी ज्यादा ही आएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या डालने से? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कितना था पहले? 100, कितना हो गया? 102। कितना इंक्रीज हो गया? 2 डिग्री। एंड दिस 2 डिग्रीज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन 102 नहीं है, एलिवेशन 2 डिग्री की हुई है। सर हाँ बोलो। मतलब जहाँ पे प्रेशर कम है, अगर वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है वाटर का, तो कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो। बहुत बढ़िया, जैसे भी बहुत आप बढ़िया, कह रहे थे बहुत कि बढ़िया। वेजिटेबल्स कच्ची हैं तो नमक हाँ, डाल देंगे तो बढ़ नमक जाएगा। डाल देंगे, नमक डाल देंगे, शाबाश, नमक डाल देंगे। तो पहाड़ों पे जो लोग आलू उबालते हैं, अंडे उबालते हैं, तो पानी में नमक डाल के उबालते हैं। क्यों? ताकि नमक डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और कुकिंग आसान हो जाए। इवन आप भी दिल्ली में नमक डाल के आलू या अंडे या कोई भी चीज उबालेंगे तो कुकिंग आसान हो जाएगी। कारण? क्योंकि सोल्यूट डालने से क्या बढ़ गया है? बॉइलिंग पॉइंट। तो कुकिंग आसान हो जाएगी। यहां पे कई बार यहां पे सवाल भी आता है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से फूड को प्रिपेयर करना इजी क्यों हो गया? ऑब्वियस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने क्या डिक्रीज कर दिया था? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से क्या इंक्रीज हो गया था? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया था। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से कुकिंग विल बिकम इजियर। पर यहां पे बच्चा आर्गुमेंट करता है कि सर एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट पहले था 100, अब हो गया 106, तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट और हाई हो गया, ये तो कुकिंग मुश्किल हो गई। आप कह रहे हो आसान हो गई। किसी के मन में सवाल आता है ये वाला? आपके मन का सवाल मैं खुद ही पूछ रहा हूं। कोई है जिसके मन में ऐसा सवाल आता है कि सर 100 से 106 हो गया, बॉइलिंग पॉइंट तो हाई हो गया, कुकिंग तो और मुश्किल होगी? बोलिए। नहीं आता तो मैं नहीं समझाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। 1 2
3 चलिए आगे। मतलब सर आया नहीं था, लेकिन अब फंस गए यहाँ पे ना, मैं बता ही दो। मतलब आ रहा दिमाग में कि 106 पे तो मुश्किल होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। चलो मैं बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा, हाँ, हाँ, बता दो। मान लो मैं बताता हूँ। मान लो ये बच्चा है, ये लैब में पानी को उबाल रहा है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना मान के चल रहा हूं मैं, 100 सी लेवल पे होता है वैसे। ये एक और बच्चा है, ये पानी में नमक डाल के उबाल रहा है, पानी में नमक। ऑब्वियस इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा ही होगा। दोनों ने एक ही साथ हीट करना शुरू किया, एक ही साथ, टाइमर ऑन करके। बर्नर की फ्लेम भी सेम आ रही है। जल्दी बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, 100 का, 106 का? 100 का। 100 का। जानते हैं जितनी देर में 100 का आएगा, उससे कितनी देर बाद 106 का आ जाएगा? आपको क्या लगता है कि 106 इसका 106 आने में, इसका 106 आने में 2-3 घंटे लगेंगे या कुछ सेकंड लगेंगे? कुछ सेकंड लगेंगे। यानी कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मात्र 5 मिनट में आ गया, तो इसका 5.55 सेकंड में आ जाएगा, 6 मिनट में आ जाएगा, 7 मिनट में आ जाएगा, 8 मिनट में आ जाएगा। चलो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितनी देर में अचीव हो गया, 5। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितनी देर में अचीव हो गया, 8। सिर्फ कितनी देर का फर्क लगा भैया, इसको 3 मिनट का फर्क लगा, राइट। 3 मिनट बाद दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया, राइट। इसके अंदर पड़ी है सब्जी, ये इसके अंदर पड़ी है सब्जी, ये। अब बताओ, ये जो वेजिटेबल है, इसको किसके हिसाब से हीट मिलेगी, 100 डिग्री के हिसाब से, क्योंकि अब 100 ही रहेगा। जितना मर्जी हीट करते रहो, जितना मर्जी हीट करते रहो, पानी का तापमान 100 का 100 ही रहेगा। अब चाहे 5 मिनट छोड़ो, चाहे अब 30 मिनट भी इसको उबालते रहो, इस पानी का तापमान कितना रहेगा, 100 डिग्री। यानी कि इस वेजिटेबल को जो हीट मिलेगी, किसके हिसाब से मिलेगी, 100 डिग्री के हिसाब से। और इस वेजिटेबल को जो हीट मिलेगी, वो किसके हिसाब से मिलेगी? हीट तो इसने पानी से लेनी है ना, सब्जी पकेगी कैसे, अरे हीट पानी से लेगी। तो अगर इसको 106 के हिसाब से हीट मिलेगी और उसको 100 के हिसाब से हीट मिल रही है, तो आप बताओ जल्दी कौन सी चीज पकेगी? 106 वाली। ए वाला या बी वाला? किसकी सब्जी जल्दी पक जाएगी, आलू किसमें जल्दी बी उबल जाएगा? बी बी में। बी वाले में। क्योंकि क्योंकि इस आलू को 106 के हिसाब से हीट मिल रही है और इसको हीट मिल रही है मात्र 100 के हिसाब से। और अभी भी समझ नहीं आया ना आपको? अगर अभी भी समझ नहीं आया, तो फिर बड़ा आसान सा तरीका है। मान लो इस ए ने अपनी उंगली को पानी में डाला और इस बी ने अपनी उंगली को पानी में डाला। आप बताओ ज्यादा उई की आवाज कौन तेज निकालेगा, ए या बी? बी। हाय मेरा हाथ जल गया, कौन कौन चिल्लाएगा? हाथ तो दोनों का जलेगा, पर ज्यादा दोनों। कौन चिल्ला? बी ज्यादा जलाएगा, क्योंकि बी वाले का पानी ज्यादा गर्म है। अब सोचो, आप ही छोड़ो, आप अपनी उंगली ट्राई करो ना, किसी दूसरे का तो देखो तो बड़ा हंसी आती है। आप अपनी एक उंगली को इसमें डालो और एक उंगली को इसमें डालो, आप बताओ जी ज्यादा किसमें चोट लगेगी, ए में बी में? बी। क्यों? क्योंकि बी वाले का तापमान 106 डिग्री है। अब आप उस उंगली की जगह सब्जी मान लो, तो बताओ सब्जी को ज्यादा हीट किसमें मिलेगी, बी में मिलेगी ना। तो सब्जी ज्यादा किसमें पकेगी आसानी से, बी में पकेगी ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका हायर है, वहीं तो कुकिंग आसान हुई ना बच्चे, राइट? यस सर। तो आप जब चाय बनाते हो, लोग पहले जब गैस ऑन करते हैं ना, गैस ऑन होने के कुछ देर बाद चीनी नमक डालना शुरू करते हैं। चीनी या चाय पत्ती जो भी है, सॉरी, आप चीनी या चाय पत्ती स्टार्टिंग में डाल दोगे तो क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि भी उसका वेपर प्रेशर काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा।
उससे चाय का बॉइलिंग पॉइंट काफी अप जाएगा, उसमें चाय का फ्लेवर ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होगा और चाय ज्यादा गर्म हो रहेगी, चाय ज्यादा हीटअप होगी। तो चाय का बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा या 100 से ज्यादा होगा? 100 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चाय में आप शुगर भी डालते हो, चाय पत्ती भी डालते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भर रहे हो उसके अंदर, तो चाय का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 से ऊपर ही होगा। आप बताओ, गर्म पानी ज्यादा चोट पहुंचाते हैं गर्म चाय अगर गिरी हो कभी हाथ के ऊपर? चलो नहीं गिरी, गर्म चाय ज्यादा चोट पहुंचाती है बच्चे, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा होता है। अब ये समझ में आ गया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से कुकिंग आसान क्यों हो जाती है? इज इट क्लियर? क्योंकि वो यस सर। क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। अच्छा एक बात बताओ, आप घर में जब पकोड़े तलते हो पानी में तलते हो? घर में पकोड़े किसमें बनाते हो, पानी में या घी में या नहीं सर, नो सर। रिफाइंड में? ऑयल में, हाँ जी, घी ऑयल में। में। क्यों भाई? ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री के करीब होता है, तो आप 250 डिग्री इतना हाई हीट करोगे, कुकिंग तो मुश्किल हो जाएगी। पर फिर भी आप ऑयल में क्यों कुक करते हो? क्योंकि जब कढ़ाई में ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री होगा, चीज जाते ही अंदर पक जाएगी नहीं पक जाएगी? बताओ। आप समझ में आ गई बात कि बॉइलिंग पॉइंट हाई होने से कुकिंग आसान क्यों होती है? ठीक है। अब तो मैंने घी का एग्जांपल दे दिया, मक्खन का, उसका पकौड़ों का एग्जांपल दे दिया, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब टॉपिक को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाते हैं। वापस टॉपिक में आ रहा हूं मेरे बच्चे, वापस टॉपिक में आ रहा हूं। एक बार क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायग्रामेटिकली। बच्चे पता कौन सा डायग्राम बनाया है? जो भी मैंने पिछले वाले पेज पे बनाया था। अरे वो वाला डायग्राम नहीं मांग रहा वो, ध्यान से देखो। ये आपको ज्यादा बेटर लगेगी, जो भी मैंने बीकर वाला डायग्राम बनाया था ना, उससे ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन आपको ये लगेगी। मान लो ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। मान लो 40 डिग्री पर वेपर प्रेशर इतना है, तो पॉइंट ये लगेगा मेरे बच्चों। जैसे जैसे आप हीट करोगे, हीट करने से उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। मान लो वेपर प्रेशर बढ़ते 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 हो गया 1 एटमॉस्फेयर। आप बताओ, जब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया, तो उस दौरान जो उस लिक्विड का टेम्परेचर होगा, क्या वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा? दिस इज टीबी नोट। याद है पी नोट क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो टीबी नोट क्या होगा? टीबी नोट होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट? तो जो रेड वाला ग्राफ है ये सॉल्वेंट के लिए। आगे बढ़े। अब आपने उस सॉल्वेंट में डाल दिया सोल्यूट। अब बताओ, सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर 40 डिग्री पे कितना था? इतना था। अब थोड़ा तो कम हो जाएगा। बताओ ग्रीन स्पॉट नीचे क्यों आया? क्योंकि सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा? हम पढ़ के आए हैं। अब आपने ग्रीन वाला सॉल्यूशन है, अब जिसमें सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल, अब आपने इसको हीट करना शुरू किया। लो जी, ये भी 1 एटमॉस्फेयर तक हीट करते करते ले आए। अब जो इसका तापमान होगा वो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज टीबी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये दिस डिफरेंस इज डेल्टा टीबी। आप सहमत हैं मेरे बच्चों? एंड दिस डेल्टा टीबी इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा टॉपिक आज एलिवेशन का, इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो हमारा टॉपिक आज का, ये टॉपिक है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज difference in boiling point of solution with the boiling point of solvent. डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन तो मेरे नोट्स में मिल जाएगी. तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या हुआ? टीबी माइनस टीबी नोट, और यहीं से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी. इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. आई थिंक इट इज क्लियर. एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया गया, ये ग्राफ आया हुआ है एग्जाम में, हर चीज बिल्कुल परफेक्टली शो करके आना. मतलब आपको वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर दिखाना है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिखाना है. और हाँ, एक चीज मैंने मिसिंग कर दी, ये सॉल्यूशन नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, ये सॉल्यूशन नहीं लिखा. अब ठीक है ना, पूरा क्लियर हो गया ग्राफ. चलिए, एक्सपेरिमेंटली इस बात का पता चला कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. इसका मतलब ये हुआ कि आप पानी में ग्लूकोज डालो, आप पानी में सुक्रोज डालो, आप पानी में यूरिया डालो, ग्लूकोज की मोलैलिटी रखो 0.1, सुक्रोज की मोलैलिटी रखो 0.1, यूरिया की मोलैलिटी रखो 0.1. आपने तीनों की क्या सेम रखी मेरे बच्चों? मोलैलिटी सेम रखी. जानते हो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना सॉल्यूशन का, सेम इसका आएगा और सेम इसका आएगा. क्यों? क्योंकि इन तीनों में हमने क्या सेम रखी? मोलैलिटी. और इन तीनों में क्या डिफरेंस था? नेचर का. और इन तीनों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब डेल्टा टीबी क्या आएगा? इन तीनों में डेल्टा टीबी क्या आएगा? तो बताओ, डेल्टा टीबी का नाम क्या है? डेल्टा टीबी का नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो आप बताओ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई नहीं हुई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई नहीं हुई. क्यों? क्योंकि दिस डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट. तीनों में अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है? 0.1 मोल ग्लूकोज, 0.1 मोल सुक्रोज, 0.1 मोल यूरिया, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर. तो तीनों में अमाउंट सेम है, नेचर अलग अलग है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हुई नहीं हुई. तो आई थिंक, इज इट क्लियर व्हाई इज elevation of boiling point a colligative property? Yes, because it depends upon number of moles of solute and is independent of nature of solute. तो मोलैलिटी अगर सबकी सेम होगी तो डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन सब में सेम आएगा. तो जब ये हटा तो के बी आएगा. के बी एक कांस्टेंट है, एलिवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है. तो नाम हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. इसका एक नाम और भी है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. हाँ, अगर आपको आए डिफाइन के बी, डिफाइन के बी, तो आप कहेंगे के बी इज डिफाइंड एज elevation of boiling point when molality is 1. आई थिंक डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है. देखो ना, ये देखो, इस फॉर्मूले को देखो, इसको. तो के बी इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1. कोई मुश्किल तो डेफिनेशन है ही नहीं इसकी. के बी की यूनिट क्या होगी? के बी की यूनिट होगी जो डेल्टा टी की यूनिट है अपॉन जो मोलैलिटी की यूनिट है. डेल्टा टीबी की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोलल. केल्विन भी लगा सकते हैं. और मोलैलिटी की यूनिट एक और होती है मोल्स पर केजी. तो मोल्स पर केजी का इन्वर्स क्या हो जाएगा? केजी पर मोल. यहाँ केल्विन, केजी
पर मोल। केबी की यूनिट पे ध्यान देना, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप डेल्टा टीबी के फॉर्मूले को ध्यान से देखें, केबी इंटू में मोलालिटी है, और जो मोलालिटी होती है वो तीन चीजों से निकलती है। मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में हो तो, राइट। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आपको एप्लीकेशन याद दिलाता हूं। क्या थी एप्लीकेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। चलिए, ये चीज मैं बच्चों को लैब में करके दिखाता था। चाहे प्रैक्टिकल में ये थे या नहीं थे, कोई बात नहीं, बच्चों को सीखने को मिलता है। देखो क्या, अगर मैं आपको लैब में ले जाऊं और मैं आपको 10 ग्राम एक सॉल्ट दूं, मैंने आपको सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूला। मैं कहा जाओ बच्चे इसका मॉलिक्यूलर मास पता लगा के आओ, जाओ। जाओ, जानते हैं बच्चे ने क्या लेना है? 100 ग्राम पानी ले लो। 100 ग्राम पानी ले लो। पानी का मॉलिक्यूलर मास तो आपने बचपन में याद कर लिया था, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की, क्योंकि यहां पे किस किस की जरूरत है? एक तो डब्ल्यू सोल्यूट, ये आपने कितना ले लिया? वेट ऑफ सॉल्वेंट की, ये आपने कितना ले लिया? अब आपने क्या पता लगाना है? हाँ, वाटर का केबी, वाटर का केबी है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। आपको याद नहीं करना, एग्जाम में दिया जाएगा। जो कहे याद करना है, आपने पूछना है कि आपको कितने सॉल्वेंट का केबी याद है, जो हमको याद करने को कह रहे हो। खैर ऐसे कहना बहुत अच्छा नहीं लगता, वैसे केबी आपको दिया जाएगा एग्जाम में, टेंशन मत लेना इस बात की। अब बस क्या पता लगाना रह गया? डेल्टा टीबी। पर बच्चा क्या गलती करता है, इतना कुछ समझाने के बावजूद भी बच्चा सीधा 10 ग्राम को 100 ग्राम में घोलता है, थर्मामीटर टांगता है और बॉइलिंग पॉइंट पता लगा लेता है। मान लो बॉइलिंग पॉइंट आया 100.8 डिग्री, वो बच्चा डेल्टा टी कितना ले लेगा? और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बताओ बच्चे ने क्या गलती करी, जल्दी बताओ। 10 सेकंड दे रहा हूं, बच्चे ने क्या गलती करी? 10 सेकंड दे रहा हूं। सर उसमें प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या बेटा? बोलो गौतम। और वो 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया ना बच्चे ने। हाँ, यही गलती करते हैं बच्चे। मैंने एक बार अपने स्कूल में कराया था बच्चों को एक्सपेरिमेंट, तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम पूरा कर दिया, मैंने ढंग से हर चीज पढ़ा दी, दिल्ली वाला एग्जाम्पल भी दे दिया, 212 मीटर ऊंचाई पर है दिल्ली, इतना सब कुछ दिमाग में डाल दिया, फिर भी बच्चे ने ये मान लिया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। तभी तो 0.8 लिख दिया उसने डेल्टा डी को, मतलब उसने बॉइलिंग पॉइंट निकाला ही नहीं। देखो, दो चीजें करनी होती है लैब में, सुन लो अगर किसी का करने का मन हो लैब में जाके। एक तो थर्मामीटर को भी कैलिब्रेट करना होता है, थर्मामीटर को भी पता लगाना पड़ता है कि ये रीडिंग क्या दे रहा है। सारे के सारे थर्मामीटर सेम रीडिंग नहीं देते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का भी तो एरर पता लगाना है, नहीं लगाना आपने। और आपकी लैब तो वैसे ही चौथे फ्लोर पे है, सो कैसे आ जाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भाई? देखो, बच्चे को यह करना चाहिए,
अगर एक्सपेरिमेंट लैब में करना है तो प्योर वाटर बच्चा लेगा, जैसे 100 ग्राम पानी ले लिया ना उसने एक बार, प्योर वाटर लेके उसने थर्मामीटर डाल के चेक कर ले। अब ये थोड़ा ना कि आपको बीच पे लेके जाएंगे एक्सपेरिमेंट कराने के लिए सी लेवल पे, आप तो दिल्ली में कर रहे हो, दिल्ली में कौन सा समुद्र है भाई। तो आपको पहले इस वाटर को हीट करके क्या पता लगाना है, ये थर्मामीटर में बॉइलिंग पॉइंट की रीडिंग कितनी आ रही है। मान लो इस पे रीडिंग आ रही है 99.4 डिग्री, तो आप ये क्या लोगे फिर, ये टीबी नोट हुआ नहीं हुआ मेरे बच्चे, बोलो। और पता ना बॉइलिंग पॉइंट कब आ गया, कैसे पता चलेगा। आप हीट करना शुरू करो जब रीडिंग कांस्टेंट हो जाए, जब मर्क्यूरी राइज करना बंद हो जाए, तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब हीट करने के बाद सर टेम्परेचर, जब हीट करने के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, अगर हीट करने के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब क्या अचीव हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप अपना जो ध्यान है, ये जो आपकी आंख है, आपकी आंख सीधा किसके ऊपर ध्यान देगी, मर्क्यूरी के लेवल के ऊपर। आप मर्क्यूरी का लेवल देखते रहेंगे, जैसे ही वो राइज करना बंद हो गया, यानी कि क्या अचीव हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आप जितनी देर मर्जी हीट करते रहो, जितनी देर मर्जी हीट करते रहो, तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। वो कांस्टेंट वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट है 99.4 डिग्री। दिस इज टीबी नोट। हाँ बेटा पर्सन जल्दी बोलो। बेटा डाउट बोलो, आपका डाउट था। चलो नहीं आ रहा डाउट। सर ये चल वाटर डिस्टिल्ड वाटर हम लेते हैं या फिर टैप वाटर। टैप वाटर ले लो। वैसे टैप वाटर में तो क्लोरीन सर वगैरह, टैप वाटर में टैप वाटर में हाँ क्लोरीन ये वगैरह, मिनरल सॉल्ट आयन मिले वगैरह तो मिलके होते हैं, आते कुछ हैं। पैसे भी सॉल्ट। डिस्टिल वाटर लेना चाहिए, वैसे तो लॉजिकली डिस्टिल वाटर लेना चाहिए, रेन वाटर। और रेन और वाटर सर भी कौन ऐसी भी गलतियां होती है लैब में कि थर्मामीटर। हाँ थर्मामीटर भी खराब हो हम्म सकता है। रेन वाटर भी कौन सा लेना है, हम्म, मानसून की बारिश वाला, मानसून की बारिश, मतलब नो जो बेमौसमी बारिश होती है वो पानी मत उठा लेना, ठीक है। चलिए अब नहीं आपने सर मैं ये पूछ रहा था कि सर हाँ हाँ, जब जब थर्मामीटर है वो करते हैं तो वो सरफेस पे टच होना चाहिए, बॉटम पे वेसल के। बीच में होना चाहिए, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया बेटा। चलिए अब आपने 99.4 डिग्री पता लगा लिया। अब आप इसमें क्या डालेंगे, अब आप पानी लें दोबारा से, क्योंकि पानी तो उड़ गया होगा काफी हद तक, राइट। अब आप आपको ये पता चल गया ना टीबी नोट कितना है ये। अब आप पानी लें 100 ग्राम और उसमें 10 ग्राम सोल्यूट डाल दें। अब दोबारा से बॉइलिंग पॉइंट पता लगा लें। मान लो अब रीडिंग आई 100.8। अब बताओ डेल्टा टीबी कितना लोगे। अब होगा डेल्टा टीबी 100.8 माइनस 99.4। समझ में आएगा डेल्टा टीबी कैसे पता लगाया है। तो आपके पास इस फॉर्मूले में डेल्टा टीबी भी आ गया। लो जी ये भी हाथ लग गया। बताओ इस फॉर्मूले में सब कुछ हमारे हाथ लग गया, क्या रह गया। निकाल लोगे मॉलिक्यूलर मास, बोलो बच्चे। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन क्या होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और यही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आएंगे, अभी कराऊंगा ऐसे न्यूमेरिकल। फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं आगे बढ़ू। स्क्रीन हटा रहा हूं, 1 2 3 आ जाइए। देखिए फिर एक सवाल आता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज aqueous solution of glucose boils at higher temperature than the normal boiling point of water। क्यों, आपने इसमें 3 शब्द जोड़ने हैं, सिर्फ 3 शब्द। पहला, ग्लूकोज इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये बात बतानी है, which will decreases vapor pressure and hence increases boiling point। समझ में आ गया जी आंसर क्या देना है।
कि ग्लूकोज एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है जो वेपर प्रेशर को कम कर देगा और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। यहां वाई कॉमन सॉल्ट इज एडेड, टू बॉयल वेजिटेबल एट हिली एरियाज, पहाड़ों पे। तो उसका आंसर कॉमन, वही 3 शब्द, कॉमन सॉल्ट इज अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट which will decrease the vapor pressure and hence will increase the boiling point, which will make cooking easier। ठीक है बच्चों, आपको आपके स्कूल के टीचर ने एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा होगा, कहा है सबको? बोलो। सर सीबीएसई वाला हाँ, सर हट गया है केमिस्ट्री का इस बार। हटा दिया है। यस सर। सर अभी खाली फिजिक्स से हटा है, केमिस्ट्री से नहीं हटा। जहां तक मेरे को नॉलेज है केमिस्ट्री का नहीं हटा, फिजिक्स का हटा बेटा। सर अभी मैम ने मना कर दिया था कि मत करो भी कुछ, तो मतलब सर ये कहा अभी मत करो, बाद में कट सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी तक का जो सिनारियो है, आपके केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, फिजिक्स का हटा दिया है, राइट? तो आगे चल के मुझे भी उम्मीद है कि केमिस्ट्री से भी हट जाएगा, और इनकेस अगर नहीं हटा तो फिर आप वो वाला प्रोजेक्ट भी बना सकते हो जिसमें केमिस्ट्री लैब की जरूरत नहीं है, मतलब जनरल प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है अभी लैब्स खुलने की, स्कूल खुलने की, तो शायद आपका भी हट जाए, जो मुझे भी पूरी उम्मीद है हट जाएगा। पर आपको एक प्रोजेक्ट बता देता हूं कैसे बना सकते हो। आप लैब में 5 सोल्यूट की डिमांड करो, 5 सोल्यूट दे दो हमारे को, अलग अलग नेचर के। आप वाटर का टीबी नोट पहले पता लगाओगे। कैसे पता लगाओगे मैंने अभी बताया। मान लो 99.4 डिग्री आ रहा है आपकी लैब में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो सभी में टीबी नोट सेम होगा। आप सभी में डब्ल्यू सोल्यूट 10-10 ग्राम ले लो। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ये। सभी में सॉल्वेंट 100 ग्राम ले लो। अबे 10 और 100 क्यों ले रहा हूं? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कोई कारण नहीं है। अब आप एक एक करके, मतलब ए को बॉयल करो और क्या पता लगाओ, इन सबके टीबी, सबके टीबी पता चल के, मेरे पास आगे जगह नहीं थी इसलिए मैं लेफ्ट साइड पे आ गया। अब सबके टीबी पता चल गया तो सबका कौन सा कॉलम बन जाएगा? सबका डेल्टा टीबी का कॉलम बन जाएगा। सबका डेल्टा टीबी का कॉलम बन गया। और अब 5 फॉर्मूले लगाओ। कौन से 5 फॉर्मूले लगाओ? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, वेट ऑफ ए, ये ए कौन सा है? ये वाला ए, फिर बाद में बी हो जाएगा, बाद में सी हो जाएगा, बाद में डी हो जाएगा, बाद में ई हो जाएगा। वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हर बार कितना रहेगा? 100। तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना लिया आपने? 10 ग्राम। केबी वाटर का कितना होता है? 0.52। डेल्टा टीबी सब में आपने पता लगा लिया। तो आप 5 फॉर्मूले लगा के एम ए निकाल लो, ऐसे एम बी निकाल लो, एम सी निकाल लो, एम डी निकाल लो, एम ई निकाल लो। बताओ, इतना आसान तो प्रोजेक्ट है, क्या मुश्किल है भाई इसमें? समझ में आ गया बच्चे? बोलो। यस सर। सर बोलो। जैसे मैंने 10 ग्राम चीनी ली और 10 ग्राम ये ले लिया नमक, तो जब उसको 100 ग्राम पानी में घोला तो क्रिस्टल्स चीनी के तो बड़े होते हैं ना शुगर के, तो वो ज्यादा स्पेस हिंडर करेंगे वेपर प्रेशर के लिए। डिजोल्व तो होने के उसका बाद, डिजोल्व होने के बाद तो कोई चीनी दिखती है घुलती हुई?
लेकिन सर वैसे उनका साइज जो डिसॉल्व हो जाता है वो तो डिजोल्व उनके होने के बीच में हो बाद, जाता है, डिजोल्व होने के बाद मैं पूछ रहा हूँ, नहीं दिखते। बस फिर टेंशन को ले रहा है। अगर डिजोल्व होने के बाद दिखते हैं वो सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन में सबसे पहला शब्द क्या आता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस होना चाहिए ना उसको, ठीक है। यस सर। चलिए अब इसका सर जो न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल बिना आउट करेंगे। बोलो बोलो। बिना